नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सूर्य के गोचर पर बात करने वाले हैं। सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जा रहे हैं, राइट। कर्क राशि के जब भी सूर्य आते हैं तो चंद्रमा के घर, मतलब चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा माता के कारक हैं और सूर्य पिता के कारक हैं। तो ये योग जो होता है, ये योग बहुत अलग अलग पद्धति से काम करता है। राशि, आज मैं आपके सामने राशि के तत्व के अनुसार भी गोचर को बताने वाली हूँ। राशि चंद्रमा की है और सूर्य की राशि भी कौन सी है? एक ही है, वो है सिंह, राइट। तो जब ग्रह जिस भी राशि में जाता है, उस ग्रह के, उस राशि के स्वामी से उसका किस प्रकार का योग है। जैसे चंद्रमा जब मंगल के घर में जाते हैं या फिर मंगल जब चंद्रमा के घर में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, परंतु चंद्रमा जब मंगल के घर में आ रहे हैं तो जैसे ये नीच का एक योग बनता है, उसी प्रकार से लक्ष्मीपति योग भी बनता है, राइट। और लक्ष्मीपति योग के लिए क्या होता है कि व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, राइट। पर ये इस प्रकार के धन की प्राप्ति जब चंद्रमा के घर में हो रही है तो ये अलग पद्धति से काम करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल वहाँ पे नीच का है। अब वैसे ही यहाँ पे हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एकत्र आते हैं तो अमावस्या का योग बनता है, ठीक है। अब जब भी इस प्रकार की घटनाक्रम होती है तो आप देखेंगे कि जुलाई का महीना जो है, या जुलाई अगस्त मिड, ये जो महीना होता है, ये अक्सर फेस्टिवल्स शुरू होने का पहले और श्रावण मास शुरू होता है, राइट। श्रावण मास शुरू होना मतलब जब जुलाई महीने की जो अमावस्या पड़ती है उसके बाद में जो पहला दिन है, प्रतिपदा है, वहाँ से श्रावण लगता है। महाराष्ट्रियंस का श्रावण जो है उस समय से गिना जाता है। और नॉर्थ साइड, मतलब सनातन हिंदी साइड के हिसाब से जो है वो जब पूर्णिमा हो जाती है उसके बाद में होता है, ठीक है। तो इन दोनों का महत्व है। श्रावण में जनरली हम उपवास करते हैं, कांदा और लहसुन, मतलब प्याज और लहसुन जो है ये हम कम खाते हैं। आप देखेंगे कि मैंने ये योग जो बताया आपको अमावस्या का, ये सबसे ज़्यादा काम किस पे कर रहा है? शरीर पे काम करता है ये योग। मतलब जब भी कर्क राशि के सूर्य आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में या घर में आप देखेंगे कि रोग प्रतिकारक शक्ति पे सबसे ज़्यादा मार होती है। मतलब बीमारियों का फैलना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी से संबंधित बीमारियों का फैलना, या फिर मेंटल इलनेस का भी शिकार होना, और जितने भी एलर्जिक चीज़ें होती हैं, वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल फीवर्स होते हैं, या एलर्जिक साइनस, इन सब चीज़ों का बढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी सूर्य इस घर में आते हैं, कर्क राशि में आते हैं, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाक्रम हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि जातकों को, मतलब हम सभी को अपने खान पान पे इस समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की नमी होनी चाहिए, नमी नहीं, सूर्य की जो तेज होनी चाहिए वो तेज हमें मिलता नहीं है। सो बायोलॉजिकल क्लॉक सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों डिस्टर्ब हो रही है? क्योंकि धूप सही प्रकार से व्यक्ति को मिलती नहीं है, और अगर धूप नहीं मिलेगी या ठंडा गर्म जो वातावरण है वो सही प्रकार से शरीर को, हमारे बॉडी का एक एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है वो सेट नहीं होता है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ है? तो जीवन शक्ति पर है और रोग प्रतिकारक शक्ति पर है, ठीक है। अब जिसके घर में आए हैं सूर्य, चंद्रमा तो एक महीने में 12 राशि कवर कर लेते हैं, राइट। तो वो जब भी वापस से कर्क राशि में आएंगे उस दिन तो ऑब्वियसली क्या है? अमावस्या है, ठीक है। तो मतलब अमावस्या के समय पे भी क्या होगा? व्यक्ति, जो भी लोग अमावस्या का जन्म है, जिनका पूर्णिमा का जन्म है, जिनके पत्रिका में चंद्र नीच के हैं या फिर सूर्य नीच के हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा ये गोचर। जिनका लग्न कर्क लग्न है या कर्क राशि है, सिंह लग्न है या सिंह राशि है, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। किस हिसाब से? शारीरिक हिसाब से, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि नक्षत्रों के हिसाब से सबसे ज़्यादा परिणाम किनको होगा। तो कर्क राशि में जो नक्षत्र आते हैं, मतलब कौन से नक्षत्र हुए अब यहाँ पे, तो नक्षत्र कौन से हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य रहेंगे तो जब तक पुनर्वसु नक्षत्र में है, अब पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में है और उसका कुछ पार्ट जो है वो कर्क राशि में है। पुनर्वसु नक्षत्र की जो देवता हैं वो अदिति, क्रिएटर है ना। और इस नक्षत्र की जो थीम है, मतलब या इस नक्षत्र से जो चीज़ें देखी जाती हैं, पुनर्वसु मतलब पुनरावृत्ति है और पुनर्वसन है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि रोग प्रतिकारक शक्ति के हिसाब से आपको विचार करना है, मतलब पुनरावृत्ति होने वाली है जो भी रोग है। जैसे बहुत बार हम बीमार पड़ते हैं, वायरल हो जाता है, आप उसके ऊपर काम करते हैं, दवाई ट्रीटमेंट लेते हैं और वापस से वो चीज़ सेम पैटर्न वापस से रिपीट होता है। इस प्रकार की घटनाक्रम का रेपिटेशन होना या फिर रेपिटेशन होना, मतलब सूर्य जब तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तब तक रेपिटेशन है। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र में आएंगे। पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो है बृहस्पति। पर पुष्य नक्षत्र ये बहुत शुभ नक्षत्र माना गया है और इसमें जब भी कोई भी ग्रह आता है तो ये क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पोषण मिलने वाला है आपको। ये समय पोषक होता है कि आपने जो भी दवाइयाँ ली हैं, जो भी आप सेवन कर रहे हैं, जो भी आप विचार कर रहे हैं, जो भी आप खाद्य दे रहे हैं मन को, शरीर को, वो पोषक होने वाला है। उसके बाद में आता है अश्लेषा। अब अश्लेषा नक्षत्र मतलब नागों का नक्षत्र है। नाग जिनके जो भी जातक नाग तिथि पे जन्म हुए हैं, मैंने इस वीडियो के पहले जो वीडियो डाला है वो नाग अंगूठी के ऊपर डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से नाग अंगूठी पहनने से क्या फ़र्क होता है, हम क्यों पहनते हैं नाग अंगूठी, और नाग अंगूठी पहनने से एकदम माइन्यूट लेवल पे वो फ़र्क कैसे शुरुआत होना शुरू होती है, राइट। और नाग अंगूठी पहनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लाभ क्या हैं, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात करी है। अभी नक्षत्रों, अब यही नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र, आपका लग्न नक्षत्र अगर है तो ये प्रभावकारी रहेगा गोचर आपके लिए, राइट। अब हम सीधे जाते हैं और बात करते हैं कि हर लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए ये सूर्य का गोचर किस प्रकार से प्रभावकारी रहेगा और हमारा कौन सा प्रारब्ध हमारे सामने खड़ा होगा जिसे हमें पूर्ण करना है। क्योंकि सूर्य क्या है, ड्यूटी के दाता है, मतलब ड्यूटी फुलफिलमेंट किस दिशा में सबसे ज़्यादा अपेक्षित है। ठीक है, शुरू करते हैं। मेष लग्न के लिए देखिए कि अब ये सूर्य इनके लिए चौथे भाव में आ रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही देखिए, मतलब सूर्य की राशि सिंह में मंगल केतु का गोचर बना हुआ है। माता की हेल्थ का ध्यान रखेगा सबसे पहले, फिर अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट हेल्थ स्पेसिफिकली, जो फेफड़े का एरिया है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरा, आप जितने भी घर के प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रहे हैं, जो भी उससे संबंधित काम कर रहे हैं, उसमें खास ख्याल बरतिएगा, राइट। इस विषय के संबंधित अगर आपका कोई भी अनबन अगर होती है तो आपको क्या करना है, रिफ्रेन करना है उस चीज़ को लेकर, राइट। कोशिश करिए कि वो मसला शांति से सॉल्व हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो सकता है, एंग्जाइटी का कारक बन सकता है। पिता से या पिता को साथ में लेकर चलना या पिता तुल्य व्यक्ति को साथ में लेकर ऐसे कार्यों के लिए जाना, ये आपके लिए प्रभावकारी रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रह सकता है, राइट। वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके तीसरे भाव में हो रहा है, सूर्य तीसरे भाव में है। तो ये जो गोचर है आपके एफर्ट्स शाइन होंगे अभी, राइट। आप जो भी एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं अपने करियर में, अपने सिबलिंग्स के साथ में रिलेशनशिप सुधारने के लिए जो भी एफर्ट्स डालेंगे वो शाइन होंगे, वो रजिस्टर होंगे। आप छोटे छोटे जो प्रवास हैं, खास करके तीर्थ क्षेत्रों की तरफ, ये प्रवास भी आपके लिए लाभकारी होंगे।
ये टाइम जो है, ये टाइम आपको घर चेंज करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगी। आप प्लेस चेंज करने के लिए भी जा सकते हैं। तीसरे भाव में जब सूर्य होते हैं तो ड्यूटी फुलफिलमेंट करने का, सेंस ऑफ ड्यूटी फुलफिलमेंट सबसे ज़्यादा आप में रहेगा। और ऐसे ऐसी जगहों पे आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आएंगी, या आपको अपना वो सेंस याद होगा जहाँ पे आपको नॉर्मली नहीं होता है, राइट। और अगर वो हो रहा है तो वो इस समय पूरा करिएगा। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर होता है। जब भी सूर्य जिस राशि में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार का रिमाइंडर देते हैं, इसका अर्थ है कि इसके प्रति हमारा काम करना है, परंतु ईगो नहीं दिखाना है। अब यहाँ कर्क राशि के सूर्य है, इसका अर्थ है कि इमोशनल ईगो नहीं यहाँ पे दिखाना है। इसके ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा, राइट। ये गोचर सिंह राशि में मंगल केतु का प्रभाव होने के कारण थोड़ा तीक्ष्ण गोचर है। ये गोचर कैसा है? नॉर्मल गोचर नहीं है, क्योंकि एक तरफ शनि वक्री है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चौथे भाव में, मतलब सिंह राशि में जिनका गोचर है, वहाँ पे मंगल केतु है। मतलब कलह का वातावरण घर में बना रहना और अपने आप को विभक्त फील करना, ये होगा ही होगा, बट सेल थ्रू इट। मिथुन लग्न की बात करें तो ये गोचर उनके द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव में खुद कौन आ रहे हैं? पराक्रम के स्वामी आ रहे हैं। तो पराक्रम जो है, एफर्ट्स जो हैं, आपकी जो बातें हैं या आपका जो एग्जिस्टेंस है, वो घर में ज़्यादा शाइन होगा, ठीक है। आपकी बातें, आपकी बातों का वेटेज होगा यहाँ पर। आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं उससे धन की वृद्धि होगी, ये भी दिखाई देता है। परंतु ये सूर्य जो है ये अपनी राशि से व्यय भाव में है, इसका अर्थ है कि कुछ न कुछ जाएगा भी, राइट। जब सूर्य कुटुंब भाव में होते हैं तो घर में क्लैशेस भी हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य ईगो के कारक हैं, तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। आँखों पे परिणाम इस गोचर में ज़्यादा होगा, आपकी जीवन शक्ति पर परिणाम ज़्यादा होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति पर इसका परिणाम सबसे ज़्यादा होगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सूर्य की राशि में मंगल केतु का गोचर होने के कारण झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन होना और आपकी वाणी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आना, इसके कारण चीज़ें बिगड़ना, ये गोचर दिखाता है। और अभी शनि वक्री है तो ऑफिशियल फीचर्स भी शनि के क्या है, यहाँ पे डाउन है। तो बहुत ध्यानपूर्वक प्रिकॉशंस के साथ आपको चलना चाहिए ताकि आपको इस गोचर का नुकसान न हो, राइट। कर्क लग्न के जातकों के लिए ये गोचर लग्न में ही हो रहा है और धनेश जो है वो लग्न में है। इस महीने निश्चित ही कहीं ना कहीं आपके तीर्थ क्षेत्र जाने के योग बन सकते हैं। इसका एक क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी के साथ साथ लग्न में सूर्य जब आते हैं तो ये व्यक्ति को शाइन करवाते हैं। जहाँ पे भी व्यक्ति का अपना करियर का अगर एक जोन है उसका, या फिर उसके घर में, या फिर वो व्यक्ति खुद अपने जीवन शक्ति पर, अपने रोग प्रतिकारक शक्ति पे काम करता है, वो व्यक्ति अपनी आँखों के ऊपर काम करता है, उसको आँखों में कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हो रही थी उसके ऊपर वो काम करता है। तो कर्क लग्न के जातकों के लिए ये गोचर कैसा है? प्रभावकारी गोचर है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य केंद्र में भी आ रहे हैं और धनेश होकर केंद्र में है। तो पैसों का बढ़ना, पैसों से संबंधित कुछ न कुछ मेजर घटनाक्रम होना, आपका खुद का कर्म शाइन होना, उसके कारण आपको ख्याति मिलना, इसकी संभावना दिखाई देती है। और ये गोचर अब सिंह राशि मतलब द्वितीय भाव में आपके मंगल केतु हैं। इसका अर्थ है कि कर्क लग्न के जातकों के लिए अभी जब से मंगल केतु का योग बना हुआ है पिछले 2 महीनों से, मतलब 28 जुलाई तक चलने वाला है। मतलब क्या रहेगा कि एंग्जाइटी से संबंधित, हार्ट बीट से संबंधित, आपके चेस्ट से संबंधित, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक बना हुआ निश्चित होगा। अगर ऐसा है तो आपको खास ख्याल रखना चाहिए अपना, और इसके ऊपर अगर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो जाइए, उसे इग्नोर मत करिए, राइट। तो स्पेसिफिकली कर्क राशि के लोगों के लिए भी कैसा गोचर है? मारक भाव में मंगल केतु हैं, याद रखिएगा, द्वितीय भाव में, जो कि सिंह की राशि है। आपका ईगो भी आपको परेशान कर सकता है। ऐसे समय पे जो
जो छुपे शत्रु होते हैं वो वार करते हैं और आपको तकलीफ होती है और व्यक्ति या जातक तकलीफों से गुजरता है। बट सूर्य अब है यहाँ पे लग्न में, तो आप उनको कड़ा जवाब देने के लिए रेडी हैं। सिंह राशि, सिंह लग्न। अब ये सूर्य का गोचर कहाँ हो रहा है? व्यय भाव में। व्यय भाव में जब भी सूर्य आता है तो मरण कारक स्थान है। मरण कारक स्थान में जब सूर्य आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि ईगो का क्रश होना, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचना, ये सब चीज़ें क्यों होती है? प्रारब्ध का कर्म इस समय पे एक्टिवेट इसलिए होता है क्योंकि आपने वैसा बर्ताव किया है जहाँ पे आपको ईगो नहीं दिखाना चाहिए था, और उसका रियलाइजेशन, उसका ज़्यादा सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर है यहाँ पर, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार की घटनाक्रम जो पिछले कुछ महीनों में या कुछ समय पहले हुई थी तो क्या हुआ था, उसके ऊपर विचार करना है। आँखों का विशेष ध्यान दीजिएगा। नींद यहाँ पे डिस्टर्ब होगी और नींद डिस्टर्ब होने के कारण आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक वापस से डिस्टर्ब होगी। इसलिए आपको बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रखने के लिए, रूटीन ठीक रखने के लिए आपको शारीरिक मेहनत करना या शारीरिक कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब सिंह लग्न, लग्न में ही मंगल केतु है, मतलब क्या है? आपका अभी जो रुख है, आपका अभी जो बात करने का पैटर्न है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, अग्रेसिव है, जो कि आपके लिए हानिकारक है। आपके बोलने के कारण, आपके व्यवहार के कारण दूसरे लोगों को कष्ट पहुंच रहा है, ये दिखता है। अब इसका ये परिणाम कब से चल रहा है? जब से सिंह राशि में मंगल आए हैं, और केतु तो वहाँ पे है ही, 1.5 साल रहेंगे। मतलब 28 जुलाई तक आपके व्यवहार के कारण आप दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, जिसका परिणाम अब आपको मिलेगा। क्योंकि कर्क राशि में वो कहाँ गए हैं? सूर्य गए हैं, व्यय भाव में लग्नेश गया है। इसका अर्थ है कि अब जातक को खुद को परेशानी होगी कि उसने क्या किया था, उसको रियलाइजेशन होने वाला है। ये इनके इन प्रकार है ना, आपको रियलाइज करवाया जाएगा। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो ये गोचर उनके लिए लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में कौन आ रहे हैं? व्ययेश आ रहे हैं। अब व्ययेश जब लाभ भाव में आते हैं और व्यय भाव में ही मंगल केतु का गोचर है, इसलिए इसका अर्थ है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। जिस लाभ के लिए आप दौड़ रहे हैं उसके लिए आपको भी काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। एक, आप अभी हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी हैं और हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो काम करिए जिसके कारण आपका पोषण, आपके शरीर को पोषण मिलना अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्स का लेना, या फिर आप कोई योगा कर रहे हैं, या फिर आप किसी न किसी प्रकार से अपने शरीर को थका रहे हैं। अब व्यय भाव में जब मंगल केतु का गोचर है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं नुकसान के कारण भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। याद रखिएगा, आपको किसी न किसी प्रकार का नुकसान होना, आपको किसी न किसी प्रकार से आँखों में कुछ दिक्कत होना, नींद डिस्टर्ब होना, इन सब चीज़ों के अब ये बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि केतु आपके कहाँ है? एक तो व्यय भाव में है। केतु स्पष्ट दिखाते हैं कि इस प्रकार के लाभ को या इस प्रकार की चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए था। ये 1.5 साल तक आपको याद दिलाएंगे जो आपने गत जन्मों में किया था। जैसे व्यय भाव शैया सुख का है, तो अगर जातक किसी प्रकार के शैया सुख को, एबनॉर्मल शैया सुख को लेने के लिए जाता है, उसको रियलाइज़ हुआ कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसी प्रकार की चीज़ें करने के कारण उसके जीवन में मानहानि या उसको दुख आया है, या उसको उस प्रकार का घटनाक्रम जीना पड़ रहा है जिससे उसका नुकसान होगा। मानसिक और इमोशनल नुकसान ज़्यादा दिखता है ऐसे केस में। आपके प्रारब्ध का कर्म खड़ा होता है यहाँ पर, राइट। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए, ये गोचर उनके 10वें भाव में है। केंद्र में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति शाइन होता है, उसका काम शाइन होता है, उसको प्रमोशन के चांसेस या उसको लीडरशिप पोजीशन के चांसेस मिलना, ये सब चीज़ें होती हैं। परंतु यही सिंह राशि जो है, जो सूर्य की राशि है, वो लाभ में है और लाभ में मंगल केतु है। मतलब ये लाभ कैसा है? अंगारक लाभ है। मतलब ये लाभ कैसा है?
ये लाभ लेने के, ये इस तरह का लाभ आपको नहीं लेना चाहिए, ये गोचर दिखाता है। किस प्रकार का लाभ? अब आपका बर्ताव किस प्रकार रहा है, आप कौन सी दिशा में कहाँ कहाँ आप एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं क्या? तो सेल्फ एनालिसिस करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, उसके बाद में वो चीज़ लेने के लिए जाइए, क्योंकि ये लाभ अंगारक लाभ है। और मंगल और केतु जब साथ में है और सिंह राशि में है, मतलब उस लाभ के लिए आइदर ईगो क्रश हो रहा है या ईगो प्रॉब्लम है, अहंकार है कहीं ना कहीं लाभ से संबंधित। मतलब अब जब सूर्य आपके दशम भाव में है, और वो सूर्य कौन है? खुद लाभेश है। मतलब ये पूरा घटनाक्रम आप में चेक देने के लिए आपको आया हुआ है। रियलिटी चेक किस चीज़ का होना चाहिए कि आपका बर्ताव, आपके बर्ताव के कारण कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूटने वाली है, किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि बुध भी वहाँ पे है जो कि व्ययेश है। अब बुध डॉक्यूमेंटेशन वर्क को भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और फॉरेन के संबंध को भी दिखाते हैं। अगर फॉरेन में रहने वाले जातक इस प्रकार की घटनाक्रम से जा रहे हैं तो उन्हें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि पेपर वर्क या अपनी बहुत ज़्यादा वाणी के कारण किसी चीज़ को बिगाड़ने की नौबत आ सकती है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। वृश्चिक लग्न के लिए बात करते हैं, जो सूर्य का गोचर उनके भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में सूर्य का आना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये आपको तीर्थ क्षेत्र लेके जा सकते हैं। सूर्य इस समय आपको सूर्य की उपासना, और यहाँ पे सूर्य कौन है? तो सूर्य यहाँ पर दशमेश है। दशमेश जब भाग्य भाव में जा रहा है तो भाग्य की वृद्धि के लिए किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, ये सूर्य आपको दिखाने वाले हैं। पितातुल्य लोगों के साथ में उनके गाइडेंस से, उनकी एडवाइस से भी आपको काफ़ी कुछ अच्छा परिणाम मिल सकता है, भाग्य में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में। अब ये दिखाते हैं कि जो आप बाहर घूमने जा रहे हैं या तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं, तो ऐसे समय पे आपकी चीज़ें पोस्टपोन होने की चांसेस ज़्यादा दिखते हैं बहुत। ठीक है। अब दशम भाव में ही, मतलब सूर्य की राशि में ही मंगल केतु है, तो आपको एक चीज़ क्या करनी चाहिए कि ये गोचर आपके लिए काल सर्प दोष भी निर्माण करता है। कहाँ पे? आपके अभी गोचर में निर्माण हो रहा है, क्योंकि राहु आपके लिए दशम भाव में, चतुर्थ भाव में है, और दशम भाव में केतु है। अब सूर्य यहाँ पे है, अभी तक कैसा था? पितृदोष निर्माण था। अब ये जब काल सर्प दोष ट्रांजिट में निर्माण होता है तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि देयर इज अ इम्बैलेंस। वो इम्बैलेंस एड्रेस करना है आपको, जिसके कारण आपका भाग्य कुंठित है। ठीक है। और वो किसके लिए है? 4th और 10th एक्सिस में बना हुआ है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके सुख से संबंधित और आपके कर्म से संबंधित है, माता और पिता से संबंधित है। तो एड्रेस करिए कहाँ पे इम्बैलेंस है। गत जन्म का भी कौन सा चक्र है इस समय पे खड़ा है जो आपके जीवन में इम्बैलेंस आपको दे रहा है, राइट। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए सूर्य अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव जो है ये जमीन के नीचे, मतलब अंधेरे का भाव है, ये डार्कनेस का भाव है, जहाँ पे सूर्य जो प्रकाशित करने वाले ग्रह आ रहे हैं। अच्छी बात है। इसका अर्थ क्या है कि क्रोनिक डिसीजेस से जो व्यक्ति जूझ रहा था, अपने निज दोषों के कारण जूझ रहा था, वो सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, और हाईलाइट होने के कारण आपको समझ में आए कि आपसे क्या गलती हो रही है और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सूर्य जब अष्टम भाव में आते हैं तो निश्चित अपने कुल के ऊपर, अपने कुल देवी, कुल देवता, इन सब के ऊपर काम करने के लिए आपको जागरूकता, रिमाइंडर देते हैं कि जिस खानदान से आप हैं उस खानदान में जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, अगर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो करना चाहिए। अपने कुल, अपने खानदान, अपने पितरों को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मतलब साल में एक बार अपने कुल का दर्शन करना, अपने कुल देवता का दर्शन करना। ये क्यों? क्योंकि अपने कुल के उत्थान के लिए, अपने वंश के उत्थान के लिए,
अपने घर में समृद्धि लाने के लिए इन सब चीज़ों को करना आवश्यक है और ये रिचुअल एज अ फैमिली करना चाहिए। इस चीज़ का एक ध्यान रखिए। अष्टम भाव में सूर्य है और सूर्य कौन है? भाग्य के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से ये भाग्य आपको देते हैं। ये भाग्य आपके पूरे खानदान से जुड़ा हुआ, आपके खुद के पूरे कुटुंब से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये घटनाक्रम करना चाहिए। अब यहाँ पे पितरों से संबंधित, कुल देवता से संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं, ये करने का सबसे बढ़िया टाइम पीरियड है और उसे अगर आप पूर्ण करते हैं तो आप अपने खानदान के प्रति जो आपका प्रारब्ध कर्म बचा हुआ है वो भी आप पूर्ण करते हैं, राइट। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख दोनों चीज़ें देखी जाती हैं और सप्तम भाव से देखा जाता है कि आप लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। इमोशनली अगर व्यक्ति अपना ईगो दिखाता है, इमोशंस में अगर आपका ईगो आड़े आता है, तो दिस इज द टाइम पीरियड जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एक सूर्य यहाँ पे केंद्र में है, इसका अर्थ है कि केंद्र में जब भी सूर्य आते हैं तो आपके काम में कहीं ना कहीं गति बढ़ जाती है। आपके सपोर्ट सिस्टम, आपके मेन जो आपके जीवन के एरियाज हैं उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस, उसमें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम होने के चांसेस दिखाई देते हैं। दाम्पत्य सुख के अनुसार अगर हम बात करें तो जब सूर्य इस भाव में आते हैं, सप्तम भाव में आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपके ईगो क्लैशेस अगर आपके पार्टनर के साथ में हो रहे हैं तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हो रहे हैं, सामने वाले के व्यवहार के कारण हो रहे हैं कि अपने व्यवहार के कारण हो रहे हैं। इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है अभी। अब ये अष्टमेश है। बहुत सारे लोग जो बिजनेस करने वाले हैं या व्यवसाय करने वाले हैं, छोटा हो या बड़ा हो, इस समय पे तंत्र की तरफ भी जाते हैं और तंत्र के माध्यम से, मतलब रिचुअल्स के माध्यम से अपने अभीष्ट की पूर्तता करने की कोशिश करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य किसी भी चीज़ को चमकाते हैं। जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, वहाँ पे उजाला हो जाता है। अब सप्तम भाव में है और अष्टमेश है, यहाँ पर अष्टमेश बन के यहाँ पे सूर्य यहाँ पे बैठते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने व्यवसाय को शाइन करने के लिए, आप वहाँ पे समृद्धि लाने के लिए जो रिचुअल आप करना चाहते हैं, चाहे वो लक्ष्मी से संबंधित हो, चाहे वो आपका नेम फेम से संबंधित हो, इस प्रकार की चीज़ें, बहुत बार उच्चाटन क्रिया भी की जाती है। ऐसे समय पे की हुई क्रिया क्या होती है? सफल भी होती है, याद रखिएगा। इससे आपको यश भी मिलता है, बशर्ते सही पद्धति से व्यक्ति करने वाला होना चाहिए, पर किसी को हार्म करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपको बैकफायर करके मिलती भी है। की बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। छठवें भाव में सूर्य आए हैं। छठवें भाव में जब सूर्य आते हैं तो क्या होता है? रोग प्रतिकारक शक्ति यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ बीमारी होना दिखाई देता है। उस सबसे पहले तो यहाँ पे रोग प्रतिकारक शक्ति को और स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये गोचर वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब से राहु केतु आपके लग्न भाव में और सप्तम भाव में चल रहे हैं, गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया है। झूठ नहीं बोलना है, याद रखिएगा। झूठ बोलेंगे तो 1.5 साल के बाद में जब राहु केतु यहाँ से निकलेंगे, उसका परिणाम आपको बहुत तीक्ष्ण रूप से आपके सामने आएगा। सूर्य यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तमेश कहाँ जा रहे हैं? अपने से व्यय भाव में आए हुए हैं। तो अपने पार्टनर की रोग या उसमें आपका समय जाना, उसके लिए आपको ड्यूटी निभाना, ये गोचर दिखाता है। पार्टनर अगर किसी प्रकार से रोगी हो रहे हैं तो आपको इस समय पे उनका ध्यान रखना ज़रूरी है और वो कर्म पूरा करना भी ज़रूरी है, राइट। छठवें भाव में जब सूर्य आते हैं तो जॉब चेंज के भी काफ़ी आसार दिखाई देते हैं। जो लोग चेंज ऑफ जॉब करना चाह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है ये। लीडरशिप पोजीशन मिलने की संभावना है, परंतु किसी न किसी प्रकार से लिक्विड पे, मतलब कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आपका ईगो अभी सामने नहीं आना चाहिए।
क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में आपके मंगल केतु हैं, अंगार आपके सप्तम भाव में है और उसके कारण आप चीज़ें खो सकते हैं अपने अंगार या अपने अग्रेशन या अपने स्पष्ट बात से बोलने के कारण। ठीक है, अंतिम लग्न की बात करते हैं, मतलब मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में कौन आए हैं? षष्ठेश आए हैं, रोगेश आए हैं। तो सबसे पहले तो संतान से संबंधित जो ये पूरा गोचर संतान को लेकर हो सकता है। देखिए उनके हेल्थ को लेकर हो सकता है, उनके रूटीन को लेकर हो सकता है, आपके रूटीन को लेकर हो सकता है, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हो सकता है, आपके चेंज ऑफ जॉब को लेकर हो सकता है। ये गोचर आपके खुद के रोगों को लेकर भी हो सकता है। यहाँ पे रोग प्रतिकारक शक्ति पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। ये गोचर आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जब पंचम भाव में आता है तो पूर्व पुण्य के स्थान पे आ रहे हैं, तो पूर्व पुण्य को जागृत करते हैं, जिसका फ़ायदा आपको हो सकता है। पंचम भाव क्रिया सुख का है, जो शैया सुख व्यय भाव से देखी जाती है, उसका क्रिया, उस चीज़ की क्रिया यहाँ पे देखी जाती है। तो संतान की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे लोग कंसेप्शन के लिए जाने के लिए यहाँ पे विचार कर सकते हैं। विचार होगा, ये होगा कि नहीं होगा वो आपकी पत्रिका से देखी जाएगी चीज़ें। पंचम भाव में सूर्य जब आएंगे तो ये दर्शाते हैं कि आप किसी ऐसी विद्या को ग्रहण करने जाएंगे जो एंशिएंट है और उससे आपको फ़ायदा होगा और उससे आपको क्या होगा, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। सूर्य जब पंचम भाव में होते हैं तो बच्चों के कारण आपको क्या मिलता है, कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलता है या आपको क्रेडिट मिलता है, वाहवाही सुनने के लिए मिलती है, राइट। तो कुछ हिसाब से ये गोचर बहुत अच्छा है। मीन लग्न के जातकों के लिए लग्न में ही शनि है और वो वक्री अवस्था में है, तो ये गोचर कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स भी दिखाता है अलग अलग प्रकार की, जिसको गो थ्रू करना आपको जाना ही पड़ेगा। सूर्य का गोचर सभी लग्न राशि के लिए हमने सुन लिया है। रेमेडीज क्या कर सकते हैं? तो सूर्य गायत्री मंत्र करना, सूर्य बीज मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना, ये सभी चीज़ें सिर्फ गोचर हो रहा है इसलिए नहीं करनी चाहिए। ये नित्य नियमित रूप से अगर आप उस चीज़ को करते हैं तो भी आपके अंदर सूर्य की जो तेज है या सूर्य की जो रेज आती है वो बैलेंस आउट होती है। और जब बैलेंस आउट होती है मतलब सूर्य से संबंधित जो भी कारकत्व हैं वो सही प्रकार से काम करते हैं, उसमें एक्सट्रीम्स नहीं आती हैं। ठीक है, आप सूर्य के लिए प्रैक्टिकल रेमेडी क्या कर सकते हैं? तो पिता तुल्य लोग जो भी हैं आपके जीवन में उनका आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करना एक। दूसरा, सूर्य से देखे जाते हैं सभी प्रकार के जितने भी ऑथोराइज्ड या अथॉरिटी पे बैठे हुए जो लोग होते हैं, ऐसे समय पे आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में जितने भी सूर्य से ऐसे लोग हैं उनसे संबंध, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बातचीत करिए। उनको कहीं मदद की ज़रूरत है, उनको आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, परंतु जब आप मदद ऑफ़र करते हैं और वो भले ही लेते नहीं हैं, फिर भी उनका आशीर्वाद या उनकी अच्छी विशेस आपके लिए आती हैं, तो ये वाइब्रेशंस काम करती है इस प्रकार से, राइट। और सूर्य के लिए आप क्या कर सकते हैं? सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं प्रातः, उससे भी आपको बहुत फर्क मिलेगा। सूर्य की उपासना कर सकते हैं। सूर्य अगर आपके पत्रिका में नीच है, मान लीजिए त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो उसके लिए एक कस्टमाइज आपको रेमेडी करनी पड़ती है, पत्रिका के अनुसार उसके लिए आपको करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको पत्रिका दिखाना आवश्यक हो जाता है। तो अच्छे ज्योतिषी से पत्रिका दिखवाएं और फिर सूर्य से संबंधित अगर कुछ पीड़ाएं हैं तो उसे दूर करें इस गोचर में, राइट। तो ये गोचर प्रभावकारी रहेगा, आप सबके लिए ये गोचर शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और यहीं पे अपने वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। ओम सूर्याय। माय गॉड।